नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। और इस देखिए, अब बात करेंगे घोसी की उपचुनाव को लेकर। घोसी पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उपचुनाव के बाद जो परिणाम आया उसकी समीक्षा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और आखिर कहां कमी रह गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बात करेंगे समाजवादी पार्टी ने किस तरह से कैंपेनिंग की, हार के कारण क्या रहे, और इन तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे कि आखिर देखिए अब चूंकि हार जीत का जो फैसला है वो आ चुका है और इसके बाद अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि रणनीति बनाई गई है और मैन टू मैन मार्किंग एक तरह से कहा जाए की गई है शिवपाल सिंह यादव के द्वारा। कहा जा रहा है कि 10,000 घरों का उन्होंने एक तरह से पैदल मार्च किया है, वहां पर जाकर लोगों से वोट मांगे हैं। तो शिवपाल सिंह यादव की क्या भूमिका है, ओम प्रकाश राजभर की क्या भूमिका रही, और क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का नाम लगभग सभी के द्वारा लिया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर ने किस तरह से वहां पर भूमिका निभाई है, तो इन सभी की बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। और राजभर, ओम प्रकाश राजभर से जिस तरह से क्या उनका प्लान है, क्या वो फेल हो गया, क्योंकि घोसी में हार जो है वो नसीब हुई है। ओम प्रकाश राजभर को इसी वजह से कहा जा रहा है कि भेजा गया था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। देखिए, आप घोसी का उपचुनाव इसको जितवाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो फेल हो गई है। लेकिन अरुण राजभर से आज बातचीत हुई है भारत समाचार की। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हार मिली है इसकी समीक्षा की जाएगी, इस पर आगे रणनीति बनाई जाएगी और 2024 की अगर बात करें तो उसको और भी ज़्यादा संगठन को धार देकर उसके बाद मैदान में ओम प्रकाश राजभर जो है वो उतरते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, घोसी उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर से भारत समाचार के संवाददाता ने बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए पहले आपको सुनाते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरुण राजभर। अरुण जी, ये बताइए, मैंने देखा कि जहां जहां ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद रहे, आप भी वहां पर मौजूद रहे, बहुत मेहनत करी, सफलता क्यों नहीं हाथ आई? देखिए, सभी लोगों ने मेहनत किया। एनडीए के सभी जो पदाधिकारी थे, जो गठबंधन के घटक दल थे, सब ने पूरी मेहनत से, शिद्दत से और कर्मठता से जमीन के पर उतर करके कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम जिस तरीके से हम लोग चला रहे थे, हम लोगों के सामने कुछ चुनौतियां आ रही थी। वो चुनौतियों को हम लोग स्वीकार कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जो हमारे स्तर से हल नहीं हो सकते थे। भाई, एक और सामने निकल कर आ रही, ये कहा जा रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, इनका जो बड़बोलापन है वही इनको डुबा ले गया है। जिस तरीके से ये चाहे वो योगी के लिए बयानबाजी करना हो, फिर उसके बाद अगर अखिलेश यादव के लिए बयानबाजी करना हो, कई तरीके के इनके वीडियो भी वायरल हुए। आपको लगता है कि एक वजह ये भी रह सकती है कि नहीं? देखिए, अगर हम जीत जाते तो आप हमारी तारीफ करते और आप हमारी सारी कमियों को छुपा देते। अगर हम हार जाते हैं तो आप सारी चीजें कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जितनी मजबूती से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने घोसी में काम किया है, 18-20 दिन जो मेहनत किया है, मेहनत का परिणाम हमारे सामने है। अगर हम 81,000 वोट पाए हैं वहां, तो घर में छुप करके नहीं न पाए हैं। कि दारा सिंह चौहान ने कहा ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से हटा दीजिए, ये हमको जो हरा देंगे। अंदर के लोग ही जो हैं वो कहीं ना कहीं से उनको हराना चाह रहे थे, वो दल बदलू नेता की राजनीति को देखते हुए। देखिए, ये सब वो लोग कहते हैं जो काम नहीं करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं था। इस तरह की बातें हमारे पूरे चुनाव के दरमियान कोई नेता नहीं कहा। हाँ, जो चीजें हमारी कमी रह गई हैं हम उसकी समीक्षा करेंगे। उसी में कल ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहुत ज्यादा नारेबाजी भी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब विरोधी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जब जीत जाते हैं तो इनकी गुंडाई शुरू हो जाती है, अराजकता शुरू हो जाती है, अहंकार शुरू हो जाता है, तो वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिवपाल यादव ने कल एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यानी अखिलेश यादव ग्राउंड लेवल पर नजर आए, शिवपाल यादव ग्राउंड लेवल पर नजर आए, इसलिए जीत हुई है। बसपा लड़ गई होती तो सारा ग्राउंड पता चल गया होता। बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो सारा ग्राउंड
बता रहे हैं कि हमारा ये ग्राउंड उतर गया, वो उतर गया, वो लड़ गई होती बसपा तो इनको भी पता चल गया होता स्थिति कहाँ थी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई, हालांकि अब जो होर्डिंग है वो नहीं लगी। उसमें लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो दगे हुए कारतूस हैं, सभी दल जो हैं वो सावधान रहें। इस तरीके की टिप्पणी आपको लगता है कि ठीक है समाजवादी पार्टी की तरफ से? समाजवादी पार्टी ये उसकी अहंकार बोलता है, वो इनके घमंड बोलते हैं। तो वो जब घमंड में आ जाते हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही हमने देखा था कि जब फूलपुर और गोरखपुर चुनाव ये जीते थे और नूरपुर पता नहीं कहाँ जीते थे, तो ऐसे ही घमंड था। 2019 में सारे घमंड चूर हो गए कि नहीं चूर हो गए? उसी की हार से जो कैबिनेट मंत्री का पद मिलना था, मेरी बात हुई थी ओम प्रकाश राजभर जी से, उन्होंने कहा था मंत्री बनना तो मेरा तय है, कौन सा विभाग मिलेगा ये तय नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि घोसी की हार से कैबिनेट मंत्री का जो पद है वो भी चला जाए? देखिए, ये मीडिया में एक सेंटिमेंट बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। न इससे कोई कैबिनेट से मसला है, न मंत्री से मसला है, न इससे सरकार में जाने का मसला है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, अरुण राजभर को आपने सुना। अरुण राजभर ने जिस तरह से कहा कि देखिए, इस पूरे हार की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर कहाँ कमियां रह गई जिसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर चर्चा हम करेंगे कि आखिर घोसी को लेकर बात की जाए तो घोसी पर आखिर कौन कौन सी कमियां रह गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कौन कौन सी मजबूत पक्ष जो है वो रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसके बाद उनको जीत जो है वो मिली है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। शरतेंदु त्रिवेदी जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरतेंदु त्रिवेदी, शरद जी, बहुत स्वागत है सर आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुनील अर्कवंशी जी प्रवक्ता सुभाषपा के हैं। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शरतेंदु त्रिवेदी जी आप ही से करते हैं। सर, क्या कमियां रह गई हैं कि समीक्षा अगर की जाए तो आप लोगों ने बैठकर समीक्षा की है, क्या अभी तक निकल कर आपको लगता है कि क्या कमी रह गई है घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए? जी, सबसे पहले तो घोसी की जनता को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो नवनिर्वाचित विधायक है उनको हम लोग बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। और मैं आश्वासन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव से कोई वहां के नजरिए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग उनके साथ तत्परता से क्षेत्र में काम करेंगे। जो विकास के काम अभी नहीं हो पाए हैं उन पे भी काम होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें उनका हमारी तरफ से व्यक्तिगत रूप से और पार्टी की तरफ से। और देखिए, ये चुनाव जो है इसका ना तो कोई केंद्र के चुनाव से केंद्र से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना राज्य में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना 24 के चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने पूरी मेहनत करी। हम लोगों ने जिस तरह का विकास किया उत्तर प्रदेश में, उससे पिछले 9 साल में हम लोगों को 6 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार निकाय चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया उसमें तो ये भी है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री को दूसरी बार चुन के लाया गया है और वो भी पूर्ण बहुमत से। तो ये विकास के कार्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कमियां रह गई थी, किस तरह हम लोग अपना संदेश जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उसके ऊपर जो है विचार विमर्श होगा, उसके ऊपर गोष्ठी होगी पार्टी में और हमारे शीर्ष नेता उस पर तय करेंगे कि क्या कमी थी, किस तरह हम लोगों ने कहाँ त्रुटि रह गई, हम लोगों को उसको कैसे ठीक करना है, उस पर विचार विमर्श होगा और आगे ऐसी गलती ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। सुनील अर्कवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपको क्या लगता है, और अभी तक कहा जाए कि इतना वक्त जो है वो बीत चुका है, आपकी बातचीत हुई होगी तमाम नेताओं से, तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद रहे, घोसी विधानसभा की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पर कई लोग मौजूद रहे, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? आपको लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी ने वहां पर झूठ फैलाने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी के साथ माननीय दारा सिंह चौहान थे, तब समाजवादी पार्टी को वो बाहरी नजर नहीं आते थे। जब समाजवादी पार्टी से वो अलग होने का काम किए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीतियां जो थी इस तरीके की थी कि माननीय दारा सिंह को वहां से हटना पड़ा, और जब हट गए तब समाजवादी पार्टी को बाहरी नजर आने लगे। तो उन्होंने जनता के बीच में जाकर फैलाने का काम किया, ये बाहरी प्रत्याशी हैं, इनको हराने का काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो माहौल, झूठ का माहौल जो पैदा किया, वो हम लोगों के खिलाफ जाने का काम हुआ। समाजवादी पार्टी इस तरीके की बातें हमेशा लगातार करती रहती है। तो जब इनके साथ कोई रहता है तब इनके साथ बहुत अच्छे होते हैं, और जब इनकी नीतियों का कोई खिलाफ करने लगता है तो ये उसके लिए वो बेकार हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। खैर,
जो जीत हुई है हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं। और रही बात जो कमियां रह गई हैं, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और जो भी एनडीए के घटक दल थे, सभी लोगों ने मेहनत करी, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे माननीय संजय प्रसाद जी हो, चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हो, और यहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने भी जाकर वहां प्रचार करने का काम किया। क्योंकि हम लोग चुनाव को, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसको चुनौती के रूप में देखने का काम करते हैं। हम लोग खाली ट्विटर और घर बैठ के चुनाव लड़ने का काम नहीं करते हैं। हमारा पूरा एनडीए का कुंभा वो पूरी तरीके से हर चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम करता है। तो फिर सर यहाँ पे सुनील जी क्या कमी रह गई? ओम प्रकाश राजभर जी, राजभर समाज का जो वोट है, क्या वो दिलवा नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, अब आप आंकड़ा देखिए ना, अगर 81,000 वोट मिला है तो पूरे एनडीए का वोट है उसमें, और उसमें राजभर समाज का भी वोट शामिल है। ऐसा नहीं कि हमारा वोट नहीं मिला, उनका वोट नहीं मिला, सभी लोगों ने मेहनत करी। और जो झूठ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैलाया गया, वो जो प्रत्याशी, आज बाहरी प्रत्याशी का नारा जिस तरीके से आपने देने का काम किया, आपके साथ थे तब तो हम बाहरी नहीं थे, तब तो माननीय दारा सिंह चौहान आपके लिए बाहरी नहीं होते हैं। और वही आपकी नीतियों के खिलाफ जब आपकी पार्टी को छोड़ने का काम करते हैं तो आप बाहरी प्रत्याशी बताने का काम करते हैं। तो इस तरीके का झूठ आपने फैलाकर जो है माहौल को अपने उसमें करने का काम किया। जो भी और कुछ ऐसी कमियां रही, जो लोकल कमियां रही, उनको भी दूर करने का काम किया जाएगा। अब यही ताकत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की 2024 में भी देखने का काम करिएगा। ऐसा नहीं कि 2024 में चुनाव आने वाला न है और हम ये ठीकरा शासन प्रशासन काम नहीं सही कर रहा है, या ईवीएम गलत है, या चुनाव आयोग दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता दुरुपयोग कर रहे, इस तरीके का कोई ठीकरा नहीं फोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके का समाजवादी पार्टी अभी यही हार हो जाती तो यही सारे ट्वीट और यही सारे नेता जो समाजवादी पार्टी के आज बड़ाई करने का काम कर रहे हैं। जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ फराज किदवई जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। फराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जेपी पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फराज जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है और झूठ फैलाने का आपने काम किया, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आपकी पार्टी में थे दारा सिंह तो फिर आपको ये नज़र नहीं आया कि वो बाहरी हैं, लेकिन जब दारा सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो आपको ये नज़र आने लगे कि वो बाहरी हैं और घोसी बचाओ बाहरी भगाओ का नारा आपके द्वारा दिया गया। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि जीत हार हो गई है, फैसला आपके पक्ष में आ गया है, और जैसा कि आपने भी कहा कि हम किसी पर भी अभद्र टिप्पणियां नहीं करेंगे, लेकिन आज एक होर्डिंग जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी दल सावधान और ओम प्रकाश राजभर एक दगे हुए कारतूस हैं। तो इस तरह की बातें अब क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? शांतनु जी, देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपको, तमाम जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता को, और ख़ास तौर से बधाई हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं पांडे जी, आपको, कि हमारी घोसी में जो इतनी शानदार जीत हुई, 40,000 के ऊपर के मार्जिन से हमारी जीत हुई है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे भाई सुनील रघुवंशी जी हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोला, और इनके जो नेता हैं आदरणीय ओपी राजभर जी, और उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर जी, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। अरुण राजभर जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कौन कौन सी टिप्पणी नहीं की। लेकिन फिर भी हम लोग, क्योंकि हम लोग देखिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम लोगों को जो है एक ट्रेनिंग दी जाती है कि जो अपने बड़े हैं उनका सम्मान करो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करो। तो हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो शांतनु जी देखिए, बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड हो गई है उत्तर प्रदेश में कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, SBSP है, सुनील रघुवंशी जी की जो पार्टी है, उसका एक ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट था जिसमें ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि जब ये लुढ़क करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे, अब भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए क्या होता है कि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका चैनल हो, या कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो मुझे लगता है कि जो इनका एनडीए का गठबंधन है, जो इनकी जो मदर पार्टी, इनकी जो मेन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी इनकी जो अब तक की सबसे पुअर परफॉर्मेंस है वो देख ली होगी। तो मुझे लगता है कि आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा दारा सिंह आपकी पार्टी में थे तो फिर वो घोसी के थे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं तो फिर वो बाहरी हो गए हैं।
किस आधार पर ये कह रहे हैं, जरा समझाइए ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। देखिए, दारा सिंह चौहान जी जब हमारी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और टिकट दे करके शांतनु जी उनको इलेक्शन लड़ाया। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान जी को, समाजवादी पार्टी के जो एक इलेक्टेड एमएलए थे, उनको तोड़कर अपनी पार्टी में मिला करके और फिर से उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी को चुनाव में झोंक दिया। तमाम मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी की जो ये तोड़फोड़ की मानसिकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर की बात हो। आप देखिए, मध्य प्रदेश में पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके ऑपरेशन लोटस चलाया और वहां की एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में देखिए, आप पिछली बार जो है वो अभी एक चुनी हुई सरकार चल रही थी, उसको गिरा दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात शांतनु जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे पीठ में अपने अलाई के छुरा भोगती है। मैं तो सुनील रघुवंशी जी से काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी एक आकांक्षा रही होगी ना सर, महत्वाकांक्षी हर कोई होता है और उनकी भी मंत्री बनने की आकांक्षा रही होगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा, आप ये बताइए, होर्डिंग क्यों लगवाई जा रही है? अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लग रही है और उसमें लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है। देखिए, होर्डिंग के बारे में शांतनु जी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने लगाई है, आप किस होर्डिंग की बात कर रहे हैं। आज मैं पार्टी कार्यालय गया भी नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, मुझे लगता है कि उनको एक जो कहा जाता है कि बहुत इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि वो भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग को ये लगता था कि ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अगर प्रदेश में आज की तारीख में परिवारवाद सबसे ज्यादा कहीं हावी है तो वो एसबीएसपी में हावी है। आप देखिए कि हम अभी जब ओम प्रकाश राजभर जी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे तो हम तो देखना चाह रहे थे उस फोटो में कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी होते, एक तरफ प्रधानमंत्री होते और दूसरी तरफ हमारे सुनील रघुवंशी जी होते। लेकिन वो किसको अपने साथ में लेकर के गए थे, ये पूरी देश ने और पूरे प्रदेश ने देखा। तो ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है आज की तारीख में, मुझे लगता है कि ये लोग सत्ता की तरफ ज़्यादा इन लोगों का जो इंक्लिनेशन है वो है। दूसरी बात, मैं अपनी बात पर आ रहा था शांतनु जी, आपने मुझे बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट किया कि मैं आता हूं फराज जी, बाकी मेहमानों से पहले एक प्रतिक्रिया लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जेपी पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी पांडे जी, समर्थन दिया गया घोसी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और इंडिया गठबंधन के तौर पर देखें जिस तरह से अखिलेश यादव जी का भी एक जो ट्वीट आया था, उन्होंने भी लिखा कि इंडिया गठबंधन की कहा जाए कि ये पहली जीत है, और उन्होंने इसी तरह से इसको सेलिब्रेट किया है इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा बागेश्वर में, जहां पर उनको शिकस्त मिली है। यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, चूंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में आए, इसलिए उसको यहां पर कामयाबी मिली है। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन को लेकर सीटों पर आम सहमति बन पाएगी और इसी तरह से समर्थन जो है वो जारी रहेगा क्या? जेपी पांडे जी। देखिए शांतनु जी, निश्चित रूप से जो घोसी का विजय घोष है वो उसकी अनुगूंज तो कई स्तरों पे दिखेगी, और वो एक उपचुनाव मात्र नहीं है जी। और आपके कई सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र नहीं दिए हैं, मैं दिए देता हूं आपको जी। देखिए, ये बीजेपी के प्रयोगशाला के कई प्रयोग ध्वस्त कर दिए, जैसे वो पसमानदा मुसलमान वाला कार्ड खेलते रहे जी। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर पसमानदा मुसलमान किसी खास विधानसभा सीट पे सबसे ज्यादा है तो वो घोसी में है। दूसरे नंबर पे फिर मदुरई में आता है, भारत में कहीं नहीं है, क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्या रामपुर में हो सकती है, लेकिन पसमानदा बुनकरों की बात मैं कर रहा हूँ जी। तो अब ये है कि वो एक सिग्नल मिल गया कि पसमानदा के लोग फिलहाल मतलब कहिए कि ऐसी पार्टी के हक में तो नहीं गए जो उनकी राष्ट्रीयता पे और उनकी संस्कृति को ध्वस्त करने पे लगी है। एक तो ये मैसेज गया भाजपा को। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी व्यक्तिगत तो खुश हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनकी 3 स्तरों पे शिकस्त हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हर जाति के एक एक नेता को ऊपर बैठा के और एक दुकान सजाती है, तो एक संत मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन उनको ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में यही प्रचारित करते हैं। और बाबा जी खुद कभी खंडित भी नहीं करते, बल्कि गर्व भी करते रहते हैं। तो अब यह है कि जिस तरह से सुधाकर सिंह की विक्ट्री हुई है, उससे ये तय हो गया कि जो बाहुबली टाइप क्षत्रिय मतलब कहिए कि नेता हैं, धनंजय हों, विनीत हों, ब्रिजेश हों, वो निश्चित रूप से बाबा जी से संरक्षण पाते हैं, उनकी रहनुमाई बाबा करते होंगे। लेकिन क्षत्रिय समाज इस नफरत की सल्तनत
और खौफ पैदा करने वाली ताकत के बरक्स समरस की जो ताकतें थी, गंगा जमुनी तहजीब की और समाजवाद की, और निश्चित रूप से कहे कि अमन चैन पसंद जो ताकतें थी उनके साथ गई। तो बाबा की ये दूसरी हार। तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज़ है, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सामाजिक न्याय की जूठन खींचना चाह रही थी। बाबा साहब पेरियार या फिर कहिए कि निश्चित रूप से लोहिया जी का जो चिंतन है उसमें कम से कम संघ तो कहीं फिट ही नहीं होता। ये तो मनुवादी ही रहे हैं, चाहे आप मंडल आयोग को रिपोर्ट रहे हो, आधी आबादी हिंदू कोड बिल की रही हो, तो इनका तो एजेंडा ही दूसरा था। लेकिन बड़ी चतुराई से अति पिछड़ों को अपनी तरफ लाना चाह रहे थे। अब वहाँ इनका कैंडिडेट कौन था? कैंडिडेट दारा सिंह चौहान अति पिछड़े समाज के हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बार बार मतलब कहिए कि ताली ठोक रहे थे। तो अब ये आप सोचिए कि भाजपा के लिए, भाजपा के अति पिछड़ा अगर भाजपा के प्लेटफार्म से आएगा तो पिछड़े समाज में इतना रोष है, अति पिछड़े समाज में दलितों में इतना रोष है कि वो भी उनको कबूल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डेंट तो अति पिछड़ों ने जो उनको खारिज किया है। और दूसरा ये है कि एक चीज कही जाती है कि हारी हुई सेना सेनापति से ही लड़ती है। तो जो इसका सबसे बड़ा परिणाम होगा वो भाजपा के नेतृत्व के अगेंस्ट ही होगा। जिस तरह से अलोकतांत्रिक आचरण वो कर रहे हैं वो उनका आंतरिक मसला है। और ये पहली शिकस्त नहीं है, 21 स्टेट से धीरे धीरे 6 पे आए हैं। 2 ही बड़े स्टेट हैं उनके पास, गुजरात और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये मैसेज दे दिया कि उत्तर प्रदेश को गुजरात ना समझिए, ये मऊ जो है निश्चित रूप से मगध का सीमावर्ती क्षेत्र है। जो बिहार से बयार आई है सामाजिक न्याय की और निश्चित रूप से समरस समाज की, उसने कहिए कि सांप्रदायिकता की। ठीक है जेपी पांडे जी, मैं आता हूँ आपके पास। रजा रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कल का जो घोसी का उपचुनाव हुआ जिसके बाद रिजल्ट आया और देखिए बहुत बड़ी जीत कहा जाए कि वो सुधाकर सिंह को मिली है, किस तरह से आप देखते हैं और आप किस तरह से इस पूरे चुनाव का विश्लेषण करते हैं? कहां पर कमियां रह गई, कहां पर प्लस पॉइंट जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए सामने आए? देखिए, एक तो क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं और जाहिर सी बात है कि वहाँ लगभग 75,000 सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो मुसलमान वहाँ थे घोसी विधानसभा में। और भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कई बार कह चुके थे पसमानदा समाज की बात कर चुके थे। और पसमानदा समाज ने लखनऊ में कई रैलियाँ की है, कई बड़े बड़े मंच सजा के मीटिंग भी की है। लेकिन उस तरीके से एक मंत्री भी बनाया दानिश अंसारी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने। और वहाँ जो है घोसी विधानसभा में हमारे जो है ये अंसारी बिरादरी के लोग काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद हैं। अच्छी एक संख्या, अगर 75,000 देखा जाए तो लगभग 50% आबादी हमारे अंसारी समाजियों की है। तो दानिश अंसारी जो है उसी समाज से आते हैं। 1.5 साल में ही सरकार में मंत्री बनने में इन्होंने वहाँ पर हमें लगता है ठीक से नहीं किया। और हमें लगता है पसमानदा समाज ने भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से वोट नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए। जिस तरीके से एक शिया समुदाय माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक से जुड़ा रहता है और एन केन पर वो वोट देता रहता है। लेकिन पसमानदा समाज, जाहिर सी बात है अब भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी सोचना पड़ेगा कि पसमानदा समाज हमें कबूल कर रहा है कि नहीं कबूल कर रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात इसमें निकल के आई है, वो बड़ी बात ये निकल के आई है कि जो आदमी अपने चुनाव में 1,08,430 वोट पाता है वही आदमी 16 महीने के बाद 81,648 वोट पाता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है उस व्यक्ति की क्या वहाँ स्थित है। जो आदमी 1 लाख से ऊपर वोट पा रहा है वो 81,000 में, यानी वो 26,000 से 26,762 वोट पा रहा है वो। इसके मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना आंकलन नहीं किया था दारा सिंह चौहान ने कि वहाँ अगर हम लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये आंकलन इन्होंने सही नहीं किया था। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी की एक जरा सी चूक हुई है इसमें जी, चूक ये हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि दारा सिंह चौहान को अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था तो एक मैसेज तो चला गया था कि साहब समाजवादी पार्टी का एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आ गया और सदस्य उसने बना लिया और इस्तीफा दे दिया। वहां पर किसी दूसरे वहीं के निवासी को चुनाव लड़ाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए, इनको कहीं समायोजन कर देते अलग, तो चुनाव कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमी जो है वो रह गई है। शर्तेंदु जी, देखिए सबसे बड़ा ये कहा जा रहा है कि पसमानदा सम्मेलन लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और पसमानदा सम्मेलन होता रहा है, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं जिस तरह से जेपी पांडे उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान है इस सीट की, अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो
कहा जाए कि फायदा जो है वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज्यादा वोटर जो है वो इस विधानसभा सीट पर है, उसका फायदा कुछ भी नहीं मिला। देखिए, अभी इस उपचुनाव में बॉक्सनगर की सीट जो त्रिपुरा में है वो तफज्जल हुसैन साहब ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीती है। तो ये कहना कि ये तो क्योंकि पिछले 70 साल में हमारी सेकुलर पार्टियां जो है वो ये बता रही कि साहब भारतीय जनता पार्टी माने मुस्लिम विरोध। हम यही चीज बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी वर्ग या जाति या धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं, ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, ना जो गैस के कनेक्शन है, ना जो हम 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री राशन देने, वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं दे रहे। लेकिन जो हमारी सेकुलर पार्टियां हैं, मैं उनका किरदार बता देता हूं कि आप देखें कि कांग्रेस के उनके खुद के नेता गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि जो पहले 45 साल कांग्रेस के जब आई थी तब उनके जो है 3 मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और पिछले 70 साल में एक भी अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन फिर भी वो सेकुलर है। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और एक सीट के चुनाव से आप ये कह दीजिए कि साहब बिल्कुल बाजी पलट गई है, भारतीय जनता पार्टी जो है क्षितिज से बाहर हो गई है। आप देखें कि कर्नाटक के चुनाव में ठीक है जनादेश हमारे हक में नहीं था, हिमाचल के चुनाव में हमारे हक में नहीं था, लेकिन दोनों जगह विपक्ष के अध्यक्ष का पद हमारे पास है। गुजरात के चुनाव से पहले इनके पास विपक्ष का अध्यक्ष के नेता प्रतिपक्ष का पद था और गुजरात के चुनाव के बाद वो भी चला गया है। और ये जो इनकी जो नीति बना रहे हैं कि साहब हम अभी जैसे जो बंबई में इन्होंने करा कि साहब हम लोग जो है 400 सीटों पे एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे पूरे जो ये ठगबंधन है उसकी तरफ से, तो मैं ये बता दूं कि 2014 में 136 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 51% से ज्यादा वोट मिले और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 224 सीटों पे 51% से ज्यादा वोट मिले और 105 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख से ज्यादा बढ़त मिली है। तो एक चुनाव से बाजी पलट गई है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है। अरे मुसलमानों को जो हमारी सेकुलर पार्टियां हैं इन्होंने क्या चीज दी है? हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान। हम अगर ये सेकुलरिज्म खाली एक तरफा सेकुलरिज्म है, हमारा सेकुलरिज्म हर एक के लिए है। 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक का स्टेटस दिया, वो माइनॉरिटी स्टेटस उनको दिया है। मुसलमान हमारे अपने लोग हैं, हम लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। आज जो वजीफा दिया जा रहा है, जाता हूं जेपी पांडे जी। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है, ये कह रहे हैं मुसलमान खिलाफ, मुसलमान इनके साथ था ही कब? अब वो तो सत्ता में कुछ मनसबदार मुगल भी बना लेते थे मान सिंह को, चूंकि करते हैं। आप अगर प्रतीक रूप से ही देख लीजिए, अगर ये सेकुलर मिजाज के होते या सबके साथ सद्भावना रखते तो आप निश्चित रूप से कावड़ यात्रियों पे फूल बरसाइए, हमें क्या विरोध, हम भी हिंदू हैं, कट्टर सैव हैं, लेकिन वो हाजियों पे क्यों नहीं बरसा देते? आप क्यों नहीं? आपका मुख्यमंत्री मतलब हिंदुत्व इतना कमजोर है कि आप अगर एक मतलब टोपी ओढ़ लेंगे तो मोदी और योगी जी खारिज कर देते हैं, नहीं हमें नहीं करना, जबकि इनके ज्ञान के लिए बढ़ा दें, बड़े भाई हैं, बड़े भद्र प्रवक्ता हैं। ये हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं है। शिवाजी के जिसका नाम आप लोग लेते हैं ना, शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले इसीलिए था कि शाह सूफी संत थे, उनके मतलब कहिए कि दुआ से वो पैदा हुए थे। और शिवाजी का जो हिंदुत्व था, हिंदवी सुन लीजिए, एक कुरान अगर मिल जाती थी उनको तो वो उसे पवित्र कुरान को मुस्लिम को बुला के सौंप देते थे बड़े इज्जत से। और मुल्ला नवायत की बहू जब थाने में पकड़ी गई थी तो उन्होंने उसे देख के, जब मराठा सैनिकों लाए थे तो महिला बहनों की कैसे इज्जत की जाती है शिवाजी से सीख लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत होता। और आपके लोग तो ऐसा ऐसा मुस्लिम बहनों के बारे में कहते हैं, और बलात्कारी अगर गुजरात में आते हैं छूट के तो आप क्या क्या शब्द कहते हैं, टीवी पर कहने वाला नहीं है। तो आपकी मुस्लिमों से नफरत क्या छिपी है? हमें बड़ा आश्चर्य है। वरिष्ठ पत्रकार हैं रिजवी साहब कह रहे हैं मुसलमानों को जो वोट देना चाहिए था नहीं दिए। मुसलमान वोट क्यों देते? क्या मतलब कहिए कि हुसैन के लोगों को कहेंगे कि अजीत को वोट दें? तो ये कौन सी पत्रकारिता? जेपी पांडे जी, देखिए इंडिया गठबंधन के बहुत से साथियों के द्वारा सनातन को लेकर भी तो बयान दिया जा रहा है, वो किस तरह का? हाँ, सुन लीजिए, बहुत अच्छा, आप बहुत ही अच्छा सवाल आप कर दिए। जी जी, सुन लीजिए। अगर आप हिंदुत्व के दृष्टि से देखेंगे तो जो दलित चेतना है, जो नियंत्रण, निषेध, तिरस्कार, अपमान गांव में दलित भाइयों के साथ सदियों से हुआ है, न उनको पेयजल सार्वजनिक उपलब्ध था, न मंदिरों के दरवाजे खुलते थे, न सामाजिक प्रतिष्ठा थी, न रोटी बेटी का रिलेशन था। अकारण नहीं है।
कि ये जो छोटा सा बयान उदयन का है उसमें चिड़े हुए आप लोग। पेरियार को देखिए, पेरियार के राष्ट्रभक्ति का सवाल है, सुनिए। अरे सुन लीजिए, मैं चिड़ा हुआ नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, बयान आया, आपकी पार्टी समर्थन करती है या नहीं? पीड़ा समझिए उसकी भाई साहब, पीड़ा इसलिए समझिए कि आप ज्योतिबा फूले को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, क्यों कोई दलित सशक्तिकरण वाला व्यक्ति सनातन शास्त्रों के विपरीत हो जाता है? क्यों नहीं होगा? आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी सांस्कृतिक या सामाजिक रास्ता जो हमें सेकेंड लाइन में रखता है, हमें बराबरी नहीं देता है, ओम प्रकाश राजभर भी वही बात करते थे, लेकिन उनको दगा हुआ कारतूस का ना कारतूस का अपमान है। क्योंकि वो तो मैं बता दूं कि अगर आप उदयनिधि स्टालिन के बयान का आप समर्थन करते हैं? नहीं, सुन लीजिए, एक दलित बतौर उनका जो बयान है वो पेरियार की परंपरा का विस्तार है, उसे गलत ढंग से देखा गया है। जब तक सनातन बराबरी नहीं देता दलितों को, तब तक वो, और ये कौन सी नई बात, किसी समाज में आप देख लीजिए, मार्टिन लूथर किंग को पढ़ लीजिए, क्या वो कालों के बारे में बोलते थे? तो नहीं बोलते थे। अगर जब आप सामाजिक बराबरी नहीं कर रहे हैं, क्यों आखिर किसी दलित के ऊपर पेशाब की जा रही है? क्यों दलित का लड़का बनासकांठा में जो है इंद्र मेघवाल 4 का बच्चा केवल मटकी छू लेता है पानी का, पीट पीट के मार दिया जाता है? तो सवाल यह है कि ये जो मनुवादी सोच है, और वो मटकी जो पीटने वाला छात्र था, अरे टीचर थे ठाकुर छैल सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर के थे, और भाजपा के ही मतलब व्यक्ति ने एक एसटी के ऊपर पेशाब करी थी। यहाँ गंगा जल अखिलेश जी के कुर्सी पे डाल दिया गया। तो ये एक सोच है, जब तक ये सोच खत्म नहीं होती तो सनातन सुरक्षित नहीं रहे। सनातन का क्या मतलब? मुट्ठी भर मर्दवादी उच्च जाति के लोग, महिलाएं हाशिए पर हैं। हिंदू कोड बिल का समर्थन करते थे क्या भाजपा वाले? गर्भपात्री जी थे, जनसंघ था, संघ वाले थे, सबको लग रहा था हिंदू तो खतरे में हो जाएगा। तो ये लोग अगर जब महिलाओं को सहभागिता देने के खिलाफ हैं, दलितों पिछड़ों को बराबरी नहीं, आप बता लीजिए, ये हरकवंशी साहब को याद ही नहीं होगा, आप उच्च सदन उठा के देख लीजिए, 1/3 राजपूत हैं। जिस पिछड़ों की बात पे चले गए, ठीक है, तो वो भाजपा के ही पिछड़े दलित कहां चले गए? क्यों नहीं आप सहभागिता दे रहे? विश्वविद्यालयों को बीसी को देख लीजिए, सब उठा के एक जाति के हैं। बाकी ओम प्रकाश राजभर का ही कमेंट पढ़ लीजिए कि थाने से लेके एसएसपी तक। तो जाहिर सी बात है, मैं जो कह रहा हूं मऊ को समझिए कि जनता पिछड़े इतने हताश निराश हैं, और प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर कह रहे हैं संविधान बदल दीजिए। तो संविधान की इस देश में पूजा होती संविधान के बदौलत ही, नहीं तो जूता सर पे रख के सामंतों के दरवाजे से लोग गुजरते थे, चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था। जी, सबसे बड़ा देखिए आरोप ये लगा कि अब कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कि अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो दगे हुए कारतूस हैं और उनसे सभी दलों को सावधान रहना चाहिए। परिवारवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। एक तस्वीर आती है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं और अपने बेटे के साथ में जाते हैं, गृह मंत्री जी से मिलने जाते हैं, तो परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। दूसरी बात यह है कि अब अप्रासंगिक हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर, दगे हुए कारतूस हैं। जेपी पांडे साहब का कहना है कि दगा हुआ कारतूस कहना भी दगे हुए कारतूस का अपमान है। नहीं, बिल्कुल मैं उस बातों का जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज जो जीत हुई है, यहाँ पर जीत का सेहरा सिर्फ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी के नाम चढ़ाने का काम किया जा रहा है, जबकि वहां पर इन लोगों का कोई जादू नहीं चला है। जो वहाँ जो लोकल मुद्दे थे उन वजह से जनता ने वोट देने का काम किया। तो अब ये बताइए, यहाँ रिजवी साहब का तो नाम नहीं आ रहा, या किसी और व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा, या वहां पर खाली अखिलेश यादव या शिवपाल जी ने ही वहां पर चुनाव प्रचार करने का काम किया। तो परिवारवाद तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। और रही बात अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास वहां जाने की, तो वहां आपको भी पता है कि वहां कितने लोग, यहाँ ये तो पूरी पार्टी को तो नहीं ले जाया जा सकता था, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं वो, तो उनको ले जाने का काम वहां पर किया गया। तो इससे कई और अफसर ऐसे हुए जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, हम जैसी जो बहुत सी हैसियत पिछड़ी जातियां हैं जिनको कोई जानने का काम नहीं किया करता था, उसको प्लेटफॉर्म देने का काम किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। सियासत में नहीं थे तो स्पीकर थे सुखदेव राजभर। आपकी सरकार तो 4 बार रही उत्तर प्रदेश में। आज पिछड़े समाज की, हमारे जैसे राजभर समाज की जाति हो, चाहे हरवंशी की हो, चाहे बंजारा की हो, कंगार की हो, इन जातियों को तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते भी नहीं थे। इसको प्लेटफॉर्म पे कौन लाया? सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लाए। और रही बात, अभी कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देश के आजादी के बाद मुस्लिम 30 से 32% नौकरियों में था। आज आपने इतना विकास कर दिया कि उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, देश में आप देख लीजिए कितना % मुस्लिम रह गया। आपकी सरकार देश में रही और समाजवादी पार्टी की सरकार मुस्लिमों का भय दिखाकर वोट लेने का काम करती रही भारतीय जनता पार्टी में, और हिस्सेदारी कितना देने का काम किया। तो आप कहते कुछ है और करते कुछ है। देश में जिस समय 30 से 32%
नौकरियों में था, और अब आपने इतना विकास कर दिया कि 1 से 2% भी नौकरियों में नहीं रह गया। तो अब आप भी अपने आप में देखिए ना कितना विकास आपने मुस्लिमों का किया। सिर्फ आप लोग मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते रहे, उनका वोट लेते रहे, मगर हिस्सेदारी नहीं दी। फराज किदवई साहब, काम किया। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने वहां पर मेहनत की, लेकिन सेहरा जो है वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के सिर पर बांधा जा रहा है। शांतनु जी देखिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था जी, आप को शायद ध्यान ना हो, ये तो सच है कि ये जीत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व की जीत है, लेकिन हमने आते ही जो है वो एक स्टेटमेंट दिया और हमने अपने जो भाई हैं बगल में बैठे हुए हैं पांडे जी, इनको भी धन्यवाद दिया। और मैंने ये बोला कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन लड़ा है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिस तरह से लड़ाया है, तो ये इंडिया गठबंधन की जीत है। इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे अब तो समाजवादी अरकवंशी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी मैं इंडिया गठबंधन तो आपका सिर्फ कागजों पे चल रहा है ना। आपके कितने इंडिया गठबंधन के वहां पर प्रचार करने के लिए चले गए? तो ये कहना बहुत आसान है इस समय, मगर अभी आपने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, सबसे ज्यादा परिवारवाद सुहेलदेव भारती। अरे आज आप हारे नहीं रहते तो प्रवक्ता सुनिए, आपको छोटे चैनल पे भेज दिया जाता है, यहाँ उनके बड़े छोटे पुत्र आते हैं, अरुण राजभर। आप भाग्य मनाइए कि आज आपको मिल गया। आपने छोटे चैनलों पर तो आपको भेजा ही नहीं जाता, क्योंकि आपके नाम के आगे अरुण राजभर नहीं है। छोटे चैनलों पर भी मैं बता रहा हूँ, एक लड़का राष्ट्रीय सचिव रहे, दूसरा लड़का जो है अरुण राजभर ही ठेका लिए बड़े चैनलों का। आपकी हैसियत है। दूसरा ओम प्रकाश राजभर खुद कहते थे कि अखिलेश जी को सैफई भेजेंगे, तो अपने कहाँ जाएंगे? अरे आप सुनिए, आप तो अरकवंशी हरदोई के हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के गाँव में कहावत कही जाती है कुछ काली जी वाले होते हैं। योगी जी को भेज रहे थे मंदिर, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, अखिलेश जी को सैफई भेज रहे थे, लेकिन अपना देखे मंगरू चाचा कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। आप दूसरे का छोड़िए, जिस सोशल मीडिया पे आप शब्द आप लोग कहते हैं, वो अखिलेश जी को कह रहे थे सैफई भेज देंगे, योगी जी को क्या क्या शब्द कहते थे कि मठ पे भेज देंगे। आज मंगरू चाचा के नाम से सोशल मीडिया पे जो जो चीजें आ रही हैं, वो आपकी ही प्रतिक्रिया, आपके शब्द वापस आ रहे हैं। वो आपका काम है, वो जिस तरीके से आप लोग ट्रोल करने का काम करते हैं, ट्रोल हम लोग नहीं करते। ट्रोल की फैक्ट्री आपके पास है क्या? आप जेपी पांडे जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सबसे पहले ठीक है, मैं एक जवाब ले लेता हूँ शर्तेंद्र त्रिवेदी जी से। जेपी पांडे जी ने कहा 20 सेकंड मुझे आप दीजिए, सनातन के बयान पर उन्होंने कहा कि शांतनु जी, जब मैं बोल रहा था तो अरकवंशी जी ने बीच में इंटरप्ट किया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा लेते हुए हाईजैक कर लिया। तो मुझे 20 सेकंड आप दे दीजिए प्लीज, क्योंकि जब मैं बोल रहा था जी, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं शर्तेंद्र जी के पास जाता हूं। जी, मैं अभी जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की कि मुस्लिम अपर कास्ट, मुस्लिम बैकवर्ड क्लास और पसमानदा की, अशराफ की। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद ने जो कल स्टेटमेंट दिया था कि जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट पड़ रहा है वो एरिया पाकिस्तान का है और वहां से पाकिस्तान जीत रहा है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है सुनील अरकवंशी जी कि अपने देश के एक हिस्से को आप लोग पाकिस्तान कर रहे हैं? संजय निषाद जी के इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं भारतीय जनता पार्टी और अपने जो हमारे अरकवंशी जी इनसे दोनों से पूछना चाहता हूं, उनके बयान पर क्या ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने मेरे सुनील अरकवंशी जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो SBSP है, इंग्लिश में एक वर्ड है बैड वोमेन, इसका मतलब होता है पनौती। जिस तरफ ओम प्रकाश राजभर जी चले जाते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, वो हार जाता है। हमारी एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं मैं शर्तेंद्र जी से, उसके बाद वक्त की कमी है। शर्तेंद्र जी, शर्तेंद्र जी क्या सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका। जी जी, संजय निषाद जी के स्टेटमेंट पर बताइए, क्या कहना है आपका? संजय निषाद का जो बयान सामने आया उस पर कह रहे हैं कि क्या सफाई देंगे आप? दूसरा सनातन पर जेपी पांडे जी ने जिस तरह से कहा कि एक मुट्ठी भर लोगों का एक कब्जा है सनातन पर, उस पर क्या कहेंगे सर? जल्दी से थोड़ा सा छोटा सा जवाब, उसके बाद वाइट अप। देखिए, इनका तो कब्जा पूरे भारत पे था। इनके आप छोड़ दीजिए उदय निधि जी के बारे में, आपके तो खुद अध्यक्ष के सुपुत्र कह रहे हैं कि बीमारी है।
तो इनको तो तुरंत जितने लोग बीमार हैं या तो उन्हें अस्पताल चले जाना चाहिए या उन्हें घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है जेपी पांडे जी, शर्तेंदु जी, ठीक है सर, माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने। बदलाव के दौर से गुजर रहे पंजाब का साक्षात्कार इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति से हो रहा है।